धराली में एक सैलाब आया था और उसमें अभी जो जानकारी मिल रही है वो श्रीकंठ पर्वत के ऊपर से कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात आए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक ग्लेशियर एक्सपर्ट डॉक्टर डोभाल सर है और वाडिया के ये वरिष्ठ साइंटिस्ट रहे हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये वीडियो में आपने जो देखा और जो तस्वीरें हैं और इस पूरे इलाके में इसकी वजह क्या है और किस तरीके से ये नीचे सैलाब आया है। डोभाल सर, आपने वीडियो देखा और अक्सर आप बताते रहे हैं कि ये बहुत डेब्रीज है जो मोरेन के आगे ग्लेशियर्स के होते हैं। आपने जो वीडियो देखा, इन तीन धाराएं बताई, क्या आपने देखा और क्या अभी इस पर निष्कर्ष है आपका, क्या अभी फिलहाल है? देखिए, हम 5 अगस्त को जब ये घटना घटी थी, उस शाम से हम इसके पीछे लगे थे कि कुछ हमें कुछ डेटा मिलेगा, अगर क्या हो सकता है क्या करके। पर जो हमारा जो हमारी समझ है हिमालय से, जैसे यहाँ पर जो वहाँ की टोपोग्राफी है या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस बेस पर हम जो हम एट अ ग्लांस जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट इन पर जो उसे कि हमारे दिमाग में जब कहा कि एकदम से ये फ्लड था, ये जो है बहुत बड़ा फ्लड नहीं था। इसकी ड्यूरेशन पीरियड बहुत कम थी। मैं समझता हूँ कि 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं थी। 40 टॉप से मिनट नीचे तक? टॉप से नहीं, जो टॉप से तो नहीं, नीचे में अच्छा, जितना नीचे में, ठीक ठीक। जब वहाँ पर पानी का जो बहाव रहा है, जो जितने भी उसने नुकसान किया, उसके बाद जो है 40 सेकंड बाद 50 सेकंड बाद जो है आपका पानी बंद हो गया था। लेकिन पानी तो काफ़ी ऊपर से आया, तो ऊपर से टाइम का तो है, पर मैं उन नीचे की बात कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि मेरे कहने वाला ये है कि ये बहुत बड़ा फ्लड नहीं था, और ये सीधे इंडिकेट कर रहा था कि दिस इज़ एक्यूमुलेटेड वाटर। ये पानी कहीं जमा हुआ पानी, चाहे वो कोई लेक हो या कोई टेम्परेरी डैम बना हो रिवर पर। ऐसा हमने सोचा कि यही हो सकता है, क्योंकि इसका इंडिकेशन ये मिल रहा था। और धीरे-धीरे बात आई कि क्या करके कि बारिश हुई क्या करके, और बारिश का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था। ये नहीं कि उस दिन बारिश नहीं थी तो बारिश उस दिन हुई बारिश। बारिश पीछे से भी होते आ रही थी। आज प्रॉब्लम क्या है, हम अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या कुछ बात करते हैं, तो आजकल हमारा रेनफॉल एरिया बढ़ गया है, और रेनफॉल का पैटर्न में बहुत बहुत सारे इसमें चेंजेज़ आ गए हैं। तो आज में जो है बारिश जो है लगभग जो है 5000 मीटर तक बारिश मिल रही है। 5000 मीटर वो तो ग्लेशियर जोन्स हाँ, होता है। ग्लेशियर पे आजकल बारिश हो रही है। जहाँ पहले स्नोफॉल होता था, क्योंकि जो हमारा ये एरिया है, ये मानसून डोमिनेटेड एरिया है, और मानसून के साथ-साथ ये है, ये वर्सिटीज़ का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। ये एक प्रकार से ट्रांजिशन ज़ोन है। इसमें लगभग जो है इक्वल प्रेसिपिटेशन मिलता है, उतना ही विंटर में मिलता है, उतना समर में मिलता है। तो कभी-कभी जो है समर में हमें जो है इन एरिया में पहले स्नोफॉल होती थी। तो इसलिए हम जो है उत्तराखंड ग्लेशियर में जो है ये स्टडी जो है पुरानी स्टडी भी है कि इनको हम बोलते हैं समर एक्यूमुलेशन ग्लेशियर। समर में भी यहाँ बर्फ स्नोफॉल पड़ती होता है, है, स्नोफॉल होती और थी। ज़्यादा एक्यूमुलेशन में जो है समर में मिलता था, क्योंकि वर्सिटीज़ को आने में बहुत देर लग मतलब काफ़ी डिस्टेंस से थी। तो ये नोटेड है ये। लोगों ने स्टडी कर रखी है। अब वो वहाँ स्नोफॉल नहीं हो रहा अब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, रेनफॉल एरिया बढ़ गया है, तो आपको जो है आजकल ग्लेशियर के ऊपर भी जो है बर्फ़ मिली। 35 4500 मीटर तक आपको अच्छी बर्फ़ मिलती है, और ये मैंने भी महसूस किया है जब बारिश भी हो रही है अब। बारिश भी हो रही है वहाँ पे। भले बारिश का इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, और देर से होती है, बारीक बारिश होती है। ज़्यादा जो आपका लोअर एरियाज़ में हो रही हो इतनी बारिश नहीं होती, पर बारिश जहाँ स्नो मेरे का मन लगे कि वहाँ स्नोफॉल होना था, सॉलिड प्रेसिपिटेशन होना था, वहाँ अब लिक्विड हो रहा है। तो हाँ, क्या होता है ग्लेशियर के, अब हम इसकी टोपोग्राफी देखते हैं, ग्लेशियर के तुरंत जहाँ हमारे ग्लेशियर का मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारा जो है डाउन में 3800 4000 में ग्लेशियर हैं, जिसको हम स्नॉट बोलते हैं। उसके नीचे करीब करीब 3500 मीटर या 3300 मीटर तक जो है पूरा जो है लूज मटेरियल होता है ग्लेशियर का, जो पुराना ग्लेशियर का फेंका हुआ मटेरियल है, जहाँ आज ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर बेल्टों के पीछे की सही। तो वो मटेरियल उसका बहुत डंपिंग होता है, उसको हम एंड मोरेन भी बोलते हैं। तो हमें ये लगा कि कहीं वहाँ जो मोरन है उसमें आइस भी होती है। तो बारिश हुआ, ऊपर से मेल्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश से भी ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, तो वो पानी कहीं वहाँ जमा ना हो जाया करे, और इसके इसके जो स्पीड हो, ज़्यादा भी उसने पानी रिसीव किया है उसमें, तो ओवर सैचुरेशन हो गया वो। और वो क्योंकि वो तो पूरा लूज मटेरियल है, तो उसमें जो है वो एकदम से मोबिलाइज हो गया है।
तो कहीं न कहीं इसमें जो है अपने ही वर्ड से या कुछ ऐसे दूसरे कोई फ़ोर्स लगा, हो सकता है कि ये हमारी सोच नहीं थी, कोई बर्फ़ का टुकड़ा आया या कोई छोटा हैंगिंग ग्लेशियर टुकड़ा, जो वहाँ पे हैंगिंग ग्लेशियर भी हैं 2, तो उससे ये है, ये प्रक्रिया हुई थी, हो गई। बड़ा डैम बन के भी तुरंत इसने जो है, इतना पानी, इकट्ठा पानी था, जो जमा पानी था, उसको वन गो में नीचे कर दिया। कर दिया। तो दूसरा हमने ये बोला था कि क्या करें, हो सकता है कि आप अगर उस वैली में जाओ, 7 किलोमीटर की वैली है वो, तो उसमें जो है ऊपर वो कहीं लैंडस्लाइड ज़ोन बहुत ज़्यादा हैं काफ़ी। तो हम कोई लैंडस्लाइड ट्रिगर किया, अब उससे कोई हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए जो है पानी रुक गया और फिर वो अचानक टूट गया। पर उसमें ये चीज़ होती है कि अगर ये क्रिया बनती है तो नीचे पानी, आपका एक बार पानी कम हो जाता है। तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ था कह करके, ये किसी ने बोला है। खीरगंगा का। खीरगंगा का बहाव कम हुआ था कह करके, पर कन्फर्म बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा कि किसी ने ऐसा कुछ बोला होगा। तो उसके मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। पर लेकिन मैं अभी भी थोड़ा उस चीज़ को सोच रहा हूँ। जो आपने मुझे 3 फ़ोटोग्राफ दिखाए, 3 छोटे-छोटे वीडियोज़ है, हाँ। वीडियोज़ दिखाई आपने, 3 छोटे-छोटे ग्लेशियर के बेसिन हैं, 3 ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर हैं वो। तो जो 2 ग्लेशियर हैं आपके राइट हैंड साइड, जिनको आप सिरकुंड के नीचे जो जो बात कर रहे हैं, जो थोड़ा-सा ट्विन टाइप के ग्लेशियर हैं, उसके नीचे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट है। उनमें से ज़्यादा आपको जो अगर कोई फ्लश फ्लड आया या कुछ आया, तो उसके मुझे कुछ सिग्नेचर लग नहीं रहे हैं, कोई कटाव नहीं है उनमें। ज़्यादा कटाव नहीं है। ज़्यादा वो तो रिवर का थोड़ा बहुत, रिवर के अगल-बगल ही थोड़ा-सा जो उसका पानी होता है, पर जितना वॉल्यूम पानी नीचे आया, वो उसको इंडिकेट नहीं करता है। ठीक, वहाँ। ठीक। पर जो थर्ड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसमें कुछ लग रहा है। तो या तो वहीं इतना पानी जमा हो गया, वहीं पे कोई लैंडस्लाइड हुआ या कोई ऐसी घटना हुई जिसमें पानी काफ़ी दिन से जमा हो रहा था वो। वहाँ पे मोरन बहुत हैं, काफ़ी स्पेस काफ़ी है। तो मुझे अभी उसका कारण है कि इसने उसको कुछ न कुछ वहाँ पर हुआ, कोई पाउंडिंग हुई या पाउंडिंग होने की ज़्यादा संभावना है, और फिर वो टूट गया, क्योंकि पानी जो है बारिश जो है पिछले डेढ़ 2 हफ्ते वो से निकलता रहता है पानी। पानी निकलता रहता है, तो उसमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब एक बार पाउंडिंग होनी शुरू हो जाए, लेग मिलने शुरू हो जाए छोड़ टेम्परेरी, और वो अपना वेट से जो है नहीं होता, लूज़ मटेरियल होता है और उसको टाइम नहीं मिलता स्टेबलाइज़ होने, तो पानी जो है, वह पानी बढ़ता है तो निकल आता है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो उसी नाला से जो है मैक्सिमम डैमेज जो दिखा जो रहा है, तीसरा नाला है, तीसरा नाला है, राइट की साइड। जो वो दिखा रहा है, उससे हो सकता है। या फिर हाईवे में थोड़ा मुझे संकोच है, लोग जो आपका डेंस फॉरेस्ट है बीच में, और उसके ऊपर थोड़ा कुछ लैंडस्लाइड जोन है, उसमें मुझे लगता है कहीं कोई डैमिंग ना हुआ हो। तो ये अब मैं समझता हूँ इसमें एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ रही है। दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि अभी वहाँ रेन हो रही है, फॉग बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहे हैं, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, हमारा सैटेलाइट की अच्छी इमेजरी नहीं आ रही है। तो ये है कि जो फ़ोटो आपने दिखाई, ये काफ़ी दूर से ले रखी है, पर वो सिग्नेचर दिखा रहा है जो थर्ड वाला नाला है, उससे कुछ हो सकता है। पर ये 2 नाले में मुझे लगता नहीं कि इतना पानी आया उसमें, आप तो भी जज कर सकते हो उसको, फ़ोटो को। बस जब जब पानी बहेगा, छोटा नाला जो है बड़े नाले में परिवर्तन होगा, तो वो काटेगा तो सही अपना साइड से। वो ज़्यादा काटेगा। काटेगा तो कम से कम उसका पानी का बहाव का जो रास्ता तो हमें दिखाई दे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो तो नॉर्मल कंडीशन में है। थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाला हो सकता है कि ज़्यादा ये हो। अच्छा डोल सर, आप बता रहे थे कि मौसमी चक्र में बदलाव हुआ, इसकी वजह तापमान बढ़ना है। बारिश ऊपर चली गई, ऊपर का मतलब 5000 मीटर तक या हाँ। 4000 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे चली गई है। हमारे हिमालय में बहुत सारे ऐसे ड्रेबरीज पड़े हुए हैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ रही है। क्या पैटर्न होता है कि बारिश पड़ती है और जो ग्लेशियर उसको, जो मोरेन होता है, उसको क्या जकड़ के रखता है अगर बर्फ़ हो वहाँ पे? एक्चुअल में क्या है कि जो कंडीशन होती है, जो ग्लेशियर के नीचे जो वाले जहाँ डेब्रिस होते हैं, उनको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट मीन्स उसमें जो है डेब्री, बोल्डर, इवन सम टाइम आइस भी ऑल्सो होता है, और ये जो है जाड़ों में फ्रोजन कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम हो ही कम आता हो है। जाता है। और गर्मियों में ये जो है, गर्मी ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज, ये थोड़ा पिघलना शुरू कर देते हैं, रेन वाटर आ जाता है, आपका मेल्ट, स्नो भी गिरती है, जो स्नो गिरती है उसका उसका मेल्ट पानी भी उसमें बैठता है, तो वो उसको थोड़ा-सा मोबिलाइज़ कर देता है। और इसलिए जो है वो एरिया का सम टाइम क्या है कि आपको कभी वहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, आप जिसमें ढंग से चल नहीं पाते हैं, तो मतलब वो एक प्रकार से वो एरिया जो है, ठीक, ठीक। वो एरिया जो है रहता है। अगर हम हिमालय की बात करें,
तो ये पूरे हिमालय में जो है ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको, अच्छा, ऐसे जो पूरा क्षेत्र मिलेगा। पूरा क्षेत्र में मिलेगा। हुँ, क्वांटिटी को थोड़ा जमा करेगा, टोपोग्राफी का थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, फिर टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, एलिवेशन का डिफरेंस होता है। पर लेकिन जो एलिवेशन है आपका 3000-3200 से लेकर के 3800 के बीच है, 3300 के बीच है, ये एरिया आपका जो है पूरा लूज़ मटेरियल का होता है। इसमें पूरा जो है ग्लेशियर ने छोड़ रखा है। जिसमें पत्थर है, बोल्डर्स है, मिट्टी, पहले रेत है। कभी गाँव ग्लेशियर रहा होगा, हाँ। ग्लेशियर पहले वहाँ पूरा ले पूरा ले थमा कर ले आए, जी, जी, जी। जी। वो पूरा मटेरियल लेके आया हुँ, और मेल्ट हुआ तो छोड़ के चले गया। तो हुँ, आपको वहाँ वो एकदम लूज़ मटेरियल होता है, वो कॉम्पैक्ट नहीं होता वो धीरे-धीरे बनता है, कॉम्पैक्ट बनता हुँ। है। तो अभी वो स्थिति वहाँ पर नहीं है कि वो एकदम कॉम्पैक्ट होकर करे, और ये आपको जो है पूरा पूरा मिलेगा। और मुश्किल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो ये सेंट्रल हिमालय में है ना, जिसमें जो है मानसून का भी उतना ही प्रभाव है जितना वेस्ट इंडीज़ का मानसून का, दोनों इक्वली होता है। हुँ, हुँ। पानी हमेशा वहाँ होता है, तो इसमें आपका जो थोड़ा हिमाचल का एरिया आ जाता है, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, हमारा उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम का जो है ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, नेपाल का पूरा एरिया उसमें आता है। तो यही वजह है कि वो फ्लड आ जाता है हाँ, एकदम वो पानी बारिश। पानी हो जाता है कोई, क्योंकि वहाँ पर एवलांच भी होते हैं, और आपका जो है स्नो बहुत ज़्यादा मेल्ट होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। फिर बारिश भी जो है ज़्यादा होती है। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से हमारी जो है बारिश, स्नो कम हो हो रही रही है, है। वो बारिश हो रही है। प्रेसिपिटेशन तो पहले होता था, पर पहले हमारे ऊपर सॉलिड प्रेसिपिटेशन मिलता था, वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा सर, बारिश ऊपर चली गई, ये कितना बड़ा डेंजर है हमारे ग्लेशियर्स के लिए, मोरेन जो है और निचले इलाकों के लिए? तो वही तो हमें चिंता का विषय सबसे यही है कि जो रेनफॉल एरिया आपका बढ़ गया है, हायर एरिया में, जो आपका 4500 मीटर या 4700-800 मीटर तक पहुंच गया बारिश, और अच्छी बारिश हो रही है अभी तो, मतलब इतना। पर धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्नोफॉल कम हो रहा है, तो ये रेनफॉल इसलिए ऑक्युपाइड कर रहा है इस एरिया को। उस एरिया को। तो जब अब क्या करेगा, पहले पहले ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, हुँ, ज़्यादा मेल्ट करेगा, सरफेस जितना पानी गिरेगा वो तब मेल्ट करेगा। हुँ, वो मेल्ट भी करेगा, फिर पानी इकट्ठा होगा, हुँ। पूरा लूज़ मटेरियल वहाँ बैठा हुआ है। वो पहले उसको जो है पूरा मोबिलाइज़ करेगा, और फिर जो है ढाल तो बहुत ज़्यादा है, स्लोप काफ़ी है, तो वो इस तरह के इवेंट्स फिर इवेंट्स बहुत घटनाएँ हो रही है, और बारिश हो रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई हिमाचल की देखो आप हाँ, कितनी हिमाचल में बहुत सारा हो बहुत रहा है। सारा हो रहा है। अभी जो है तो ये तीस्ता में, ये अभी 23 में जो हुआ था, तीस्ता में जो ग्लेशियर टूट के आया था वो, किश्तवाड़ में। तीस्ता सिक्किम में सिक्किम में, हाँ, सिक्किम में 2013 2000 में। ठीक है, 2023 में 23 में। वो लेक लेक का ही पानी था, लेक बरस हो गया। तो ये है कि इसमें अब एक बहुत बड़ी गहन स्टडी की ज़रूरत है। करके मैं आपको जो है ज़मीनी जो हम बोलते हैं, और दूसरा जो है क्लाइमेट का हमें नेटवर्क ज़रूरत जो है, वेदर का नेटवर्क, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं, डॉपलर रडार हैं, ऐसे इसका नेटवर्क हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम हमें जो है अपना जो है इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमें ज़रूर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो बहुत साल काम किया है, मुझे पता है उस एरिया में इक्विपमेंट लगाना, कितना करना बहुत मुश्किल होता है। पर अब उसको भी हमें थोड़ा झेल वो, ऐसे आजकल बहुत सारे नए इक्विपमेंट आ गए हैं, सैटेलाइट इमेजरी की बहुत ज़्यादा आ रही है। पर कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ की प्रिपेरेड कंडीशन ही ऐसी है कि हमें अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो हमें ज़मीन पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा वहाँ पर। क्या मानते हैं सर कि अब इस वक़्त इस हादसे या इससे पहले हादसे के बाद अब सँभलने की ज़रूरत है? हमें एक ग्लेशियर के लिए अलग डिपार्टमेंट, य वेदर स्टेशंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैटेलाइट्स को लेकर एक सेंट्रलाइज़ एक स्टडी और डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है? वो तो बनना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें आज से नहीं, एक कई मीटिंगों में, कई कमेटी में ये बात हुई थी, कह कर के हिमालय के लिए स्पेशल जो है ग्लेशियर के ऊपर हिमालय एनवायरनमेंट स्टडी के लिए, क्लाइमेटिक स्टडी के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बनना चाहिए, कह कर के हिमालय के लिए। तो वही था कि एक बार जो है गवर्नमेंट ने जो है वार्डन इंस्टीट्यूट में एक सेंटर बनाया था, जो आज जो है उसको इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया, और उसका जो है ज़्यादा उसका नॉर्मल जैसे वार्डन इंस्टीट्यूट काम करता था उसी कंडीशन में आ गया। तो जो जो हम लोगों ने डेवलप किया था, जो हम लोगों ने एक पहल की थी, जो वार्डन इंस्टीट्यूट ने, जो हमारे पास करीब बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो गए थे, बहुत अच्छा हमारा ग्रुप बन गया था। हमने नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी थी। केदारनाथ में हमारे केदारनाथ में पूरे इक्विपमेंट लगे हुए थे। आपदा में बह गए, वो दूसरी चीज़ है। डुकरानी ग्लेशियर जो है भारतीय बेसिन में जो है, अभी हमारे 3-4 एडब्ल्यूएस लगे हैं, काम कर रहे हैं वो। तो कम से कम हमें एक ट्रेंड तो मिले कि अगर बारिश हो रही है तो कितनी हो रही है।
हम कहते हैं रेनफॉल एरिया बढ़ गया है हर एरिया में, 4000 पहुँच गया, अब 4500 पहुँच गया, पर बारिश कितनी हो रही है वी डोंट नो दैट, कितनी बारिश हो रही है, बारिश का इंटेंसिटी क्या है, बारिश का वो जो किस उससे हो रही है, तो उसका हमारे पास डेटा चाहिए ना। टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, हम बोलते हैं हिमालय टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, क्या करें? लेकिन एक कितना है? एक जनरल होता है, पर लेकिन ये नहीं कि जो हमने बोला कि 1 डिग्री बढ़ रहा है 5 साल में, 1 साल में पर डिग्री या 0.6 टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि सब जगह बढ़ा है, वो तो एक एवरेज है ना। मतलब डाटा और रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें जो है क्लाइमेटिक और टोपोग्राफी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और ये भी जो है हम हमारे हिमालय में हम जो है मानते हैं, हम सब मानते हैं हिमालय जो है एक यंगेस्ट माउंटेन चेन है, इसमें वो अभी एक्टिव है, एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा। हम 5 जून में बैठे हुए हैं सन हमारा पास हैं। उसके बाद जो है जो उसका यंगेस्ट माउंटेन है उसमें कोई न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। हमारे पास कई जो है फॉल्ट फाल्ट कभी मेजर करते मिल रही है, मतलब फ्रिजाइल एरिया एक बड़ा सा एरिया है। तो इसके स्टडी नहीं किए तो आने वाले भविष्य में 10-15 साल में शायद, और ये बढ़ती जा रही है, ऐसी आपदाएँ बढ़ती जा रही है। आपको जो है केवल धराली में तो बहुत बड़ी आपदा हुई, वहाँ जान माल के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, और फिर हरसिल में भी जो हमारी आर्मी थी वहाँ भी वो काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए जो हमारा कंसंट्रेशन उस ओर बढ़े, संभलने की ज़रूरत है इस वक्त। हम हमारा कंसंट्रेशन हम ज़्यादा उस ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे तो कई जगह हो रखा हुआ, मुझे बोलूँगा फ़ोन आ रहे हैं कि साहब यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा, क्योंकि जब तक जो है कोई डैमेज नहीं होता है या कोई लॉस नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का या लाइफ का, तब तक तब नहीं तक करनी सरकार भी नहीं जागती और लोग भी नहीं जागते। पर लेकिन सर मैं समझता हूँ सरकार को कम से कम उत्तराखंड गवर्नमेंट को या हिमाचल गवर्नमेंट को, जो हिमालयन स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल में अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत के लिए। ये थे डॉक्टर डोभाल, जिनका कहना है कि धराली जैसी आपदा दोबारा ना आए, या फिर हर्षिल में जो हुआ इसके अलावा पहले भी कई बार इस तरीके से आपदाएं आई है या सैलाब आया है, उसको नापने के लिए, उसको बचाने के लिए आगे भविष्य में ना आए, तो इसके लिए एक डीप स्टडी होनी चाहिए। उसके लिए ग्लेशियर, खासकर हिमालय रीजन में हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि दोनों की टोपोग्राफी एक जैसी है, तो ऐसे में एक डीप स्टडी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, और हमारे पास डाटा होना चाहिए ताकि हम आने वाले खतरे से लोगों को बचा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सके, और आने वाले जो तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें ऐसी आपदा ना आए, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगा सके ताकि लोगों की जान बच सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत, देहरादून।